हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी टुगेदर। तो ज्योग्राफी में हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, जहां हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में अर्थ के बारे में पढ़ा था। अर्थ का आउटर सरफेस और अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ के अंदर एंटर होने से पहले अर्थ की सरफेस पे हमें एक लेयर मिलती है। किस चीज की लेयर? लेयर ऑफ द एयर। तो हाँ, उसी एयर के बारे में हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। दैट एग्जैक्टली एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कैसे अर्थ के अंदर अर्थ को सपोर्ट करती है, कैसे वर्क करती है। तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। So let's start. But before starting, let's have a quick overview that exactly what we are going to study in this chapter. तो क्योंकि ओवरव्यू हमें ये प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्टली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और एट द एंड वी विल गेट टू नो दैट क्या हमें इस चैप्टर से ये सारी चीजें हमने कवर करी हैं या नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हम कनेक्ट करेंगे हमारे प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है और हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ इंट्रोडक्शन में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे, मतलब एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेयर हमें हमारे जस्ट सरफेस पे हम रहते हैं उसके ऊपर जो हमें लेयर दिखती है, जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, दैट वी विल स्टडी। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये जो एयर है ना, ये एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। उन 5 लेयर्स पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट पे, क्योंकि ये जो टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मतलब ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एयर से ही, एयर के वर्क से ही फॉर्म होती है। तो उसके वर्क पे हम बात करेंगे और उसी से आपका जो वेदर एंड क्लाइमेट होता है ये होता है एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए, हम अर्थ के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, अर्थ को बहुत हमने लेयर्स में और बहुत सारी चीजों में पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं अर्थ जो है, हमारी पूरी अर्थ, ये एक ब्लैंकेट से कवर है। और वो ब्लैंकेट किस चीज का है? एयर का। पूरे चारों तरफ यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। सो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट, बहुत ह्यूज ब्लैंकेट है जिससे कि अर्थ कवर है और वो ब्लैंकेट है एयर का, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो आई होप एटमॉस्फेयर का मीनिंग आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ये जो डिफरेंट लेयर्स पे हमें एयर दिखती है हमारी सरफेस के ऊपर, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अब आप सोच के देखिए, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एयर नहीं होती, तो क्या हम सर्वाइव करते? बिल्कुल नहीं। अर्थ में जो भी सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है किस चीज को? यहाँ पर रहने वाले थिंग्स को सर्वाइव करने में, लिविंग थिंग्स को लाइव रहने में। तो सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बीइंग्स होती हैं, अर्थ में जितनी भी लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट हैं, वो सब किस पर डिपेंडेंट है? कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है, उसके थ्रू ही सर्वाइवल है। देखिए, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। प्लांट्स की बात करें हम एयर के अलावा वाटर, फूड, सभी चीजों पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन मेनली अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करें, अगर प्लांट्स टोटली डिपेंडेंट है तो वो एयर पे, सनलाइट को लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वो फूड बनाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एयर में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब को उसको रिलीज करती है एंड फॉर्म करती है। सो एयर सपोर्ट्स सर्वाइवल। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है, जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो ये सारी जो गैसेज एयर में प्रेजेंट है वो सभी क्या क्रिएट कर रही हैं? एटमॉस्फेयर कर रही हैं। तो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, प्लस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। तो देखिए, सन की जो रेज है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल और बहुत ज्यादा हॉट, इतनी ज्यादा हीट होती है सन रेज में कि अगर वो डायरेक्टली अर्थ पे आए तो यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैंकेट है ना, एटमॉस्फेयर जो है, ये क्या करती है? हमें सेव करती है किससे? सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। वो कहीं ना कहीं जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती हैं, हमारी अर्थ तक नहीं आने देती हैं। क्योंकि अगर वो रेज, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, जो बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, अगर वो रेज हमारी सरफेस पर, हमारी अर्थ पर आ गई तो वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव। सो
इसके दो मेन फंक्शंस हैं। एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें एयर प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट, फॉर ब्रीथिंग, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज, फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। Without this blanket of protection we would not be baked alive by the heat of sun, क्योंकि अगर ये जो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये कवरेज प्रोवाइड कर रही है जो एयर, अगर ये नहीं होती तो हम सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि सन की हीट इतनी ज्यादा है कि वो हम वहां पे रहते थे एकदम बेक हो जाते, बर्न हो जाते। और डे के टाइम पे और नाइट के टाइम पे क्या होता, वहीं जब सनलाइट नहीं होता तो उस टाइम फ्रीज हो जाता पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है पूरा फ्रीज हो जाता। डे के टाइम पे बर्न होने लगता और नाइट के टाइम पे फ्रोज हो जाता। तो पूरे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए, टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए एयर जो है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारी हेल्प करती है। अब ये जो एयर है ये कितनी प्रेजेंट है, सो it is this mass of air that has made the temperature of the earth livable। तो ये वही एयर है जो कि टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। अब एयर में क्या है, मास है। मास मतलब एयर का क्या होता है, वेट होता है। इसी वेट के कारण वी आर एबल टू लिव। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब कि हम जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं ये बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। उनमें से ही कुछ गैसेस जो होती हैं जिसे हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो वो मेनली कौन कौन सी गैसेस है उस पर बात करेंगे। तो मेनली ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारी गैसेस से तो मिलकर बना है, लेकिन सबसे ज्यादा इस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। सो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन गैस का है, और उसके बाद सेकेंड है ऑक्सीजन। उसके बाद कुछ ही 1% की जो गैस बची होती है उसमें अदर गैसेस आ जाती हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो हम गैसेस की लेयर्स की बात कर रहे हैं, गैसेस कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, अभी जो हमने लास्ट प्रीवियस डिसाइड किया कि ये सन की जो रेडिएशंस आ रही है ना, यहाँ पर एयर का, ये एटमॉस्फेयर का एक कवरेज है जो कि क्या करता है, इन हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। तो टू मेजर गैसेस पे हमने बात कर ली, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये नाइट्रोजन कितने % प्रेजेंट है ये भी हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे ये 78% एंड दिस इज 21%, और बाकी की जो 1% बची हुई है वो ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इस गैस के अलावा यहाँ पे कुछ और भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि वेरी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में जहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है वहां में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो वाटर है जो इवेपोरेट होके कहाँ मिक्स होता है, एयर में ही तो मिक्स होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम बात कर रहे हैं एयर के कंपोजिशन की, कि एग्जैक्टली ये जो एयर है ये कौन कौन सी गैसेस से मिलके बना हुआ है और किस गैस का कितना कंपोजिशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आपको दिखा रहा है, ये जो ब्लू शेड यहाँ पर है, दिस इज शोइंग दैट यहाँ पे नाइट्रोजन गैस कितनी प्रेजेंट है, 78%। मतलब आप चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस ज्यादा है। आप इसलिए ऐसा नहीं देखेंगे कि पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, नहीं, आप थोड़ा सा अमाउंट ही एयर का ले लीजिए। अब आप थोड़ी सी एयर ले लेंगे, उसमें आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किसके हैं। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन गैस के, उसके बाद 21% प्रेजेंट होगी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, और एट लास्ट जो 1% बचा हुआ है दैट विल बी अदर गैसेज। अदर गैसेज में हमने अभी देख ली कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्लेंटीफुल गैस है, मतलब कि सबसे ज्यादा गैस है एयर में जो प्रेजेंट है, दैट इज 78%। उसके बाद व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ साथ, कुछ अमाउंट, वेरी लिटिल बिट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो बी इनहेल एंड देन वी एक्सहेल इट। एक्सहेल भी कर देते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। बट प्लांट्स को नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होता है, उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, लेकिन वो नाइट्रोजन जो है ना वो डायरेक्टली जैसे ब्रीथ करते हैं वैसे डायरेक्टली नाइट्रोजन को
कंज्यूम नहीं करते हैं एयर से। अब अगर ऐसे नहीं करते तो कैसे करते हैं, देखिए अब जहां पे प्लांट्स लगे होते हैं, सॉइल में लगे होते हैं, उनकी रूट्स कहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, सॉइल से कनेक्टेड होती हैं, और उसी सॉइल में कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। एंड रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो भी तो वहीं होती हैं, एंड सॉइल में कुछ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, और वो प्लांट जो होते हैं रूट्स के थ्रू सॉइल से नाइट्रोजन ले लेते हैं। So they take the nitrogen from the air and change its form so that plant can use it. तो क्या होता है, सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो रूट्स के थ्रू प्लांट जो होता है उसको कंज्यूम कर लेता है एंड देन चेंज इट अपने उसमें चेंज कर लेता है, एंड देन इसी वजह से प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। तो प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन विच दे टेक फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। ऑक्सीजन क्या है, सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल। अब इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर। ह्यूमन एंड एनिमल, अब देखिए ऑक्सीजन जो है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों, क्योंकि हम जो इनहेल करते हैं वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट प्लांट, लिविंग थिंग्स में प्लांट के अलावा जो भी चीज लिविंग है एवरीथिंग इनहेल्स ऑक्सीजन। सो ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं। एंड सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होता है, प्लांट्स के साथ होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इनहेल करते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के बाद वापस से रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पे दो न्यू टर्म्स दिख रही होंगे दैट इज O2 एंड CO2, व्हाट इज इट। तो भाई ये जो ऑक्सीजन है ना, बार बार मैं आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल रही हूँ, तो इसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, O2 है, जिसे हम O2 बोलते हैं। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो मैं बार बार फ्रिक्वेंटली यूज कर रही हूँ यहाँ पे, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज रिटन हेयर, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब कि क्या है, जो ऑक्सीजन है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में वैसा का वैसा एज इट इज रहता है। इफ वी कट ट्रीज, अब ये जो एयर है ना ये बैलेंस रहती है किसके थ्रू, ट्रीज के थ्रू। लेकिन अगर हम ट्रीज को ही कट कर दें तो पूरा का पूरा अनबैलेंस्ड हो जाएगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस की बात करते हैं। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमने बात कर ली है, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी सारी गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि उस 1% में से भी कितनी प्रेजेंट है, 0.03% गैस प्रेजेंट है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अब जैसे कि हम इनहेल करते हैं क्या, O2 मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स किसे इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और वो किस लिए इनहेल करते हैं, टू प्रिपेयर देयर फूड, अपने फूड को बनाने के लिए। और उसके बाद बनाने के बाद रिलीज क्या करते हैं, मतलब एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और वही ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर लेता है, वी पीपल, मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स इनहेल इट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं। अब बात आती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। तो मतलब इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही वो एक्सहेल भी कर रहे हैं और उतना ही हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो इस टाइप से एटमॉस्फेयर में क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है अमंग द गैसेस, अमंग डिफरेंट गैसेस। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट, लेकिन ये बैलेंस क्या हो सकता है, ये बैलेंस अनबैलेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है, हमारी एक्टिविटीज के कारण, क्योंकि वी ह्यूमन आर डूइंग सच एक्टिविटीज विच क्रिएट द पॉल्यूशन विच पॉल्यूट द एयर। और एयर पॉल्यूट होने से क्या होगा, ये जो एयर का कंपोजिशन है ये टोटली अनबैलेंस हो जाएगा एंड विच में अफेक्ट अवर हेल्थ, अवर लाइफ्स और सभी लिविंग थिंग्स की
सभी लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर सकता है, उनकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो कैसे हम हमारे एयर है उसको कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, और ये जो बैलेंस सिस्टम है इनको अनबैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग व्हीकल्स, रनिंग फैक्ट्रीज विच रिलीजेज स्मोक, और वो स्मोक कहाँ जाके मिक्स हो जाता है, एयर में जाके मिक्स हो जाता है, और वो फिर वो उस एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। उसके अलावा भी हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे बर्निंग फ्यूल्स, मतलब व्हीकल्स चला रहे हैं तो उसमें फ्यूल यूज़ हो रहा है और वो फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। उसके अलावा भी जैसे कोल एंड ऑयल, इन सबको बर्न करना फैक्ट्रीज में, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे कि एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, डर्टी हो रहा है हमारा। बाय एडिंग बिलियंस ऑफ टॉन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो रिलीज कर रहा है ना स्मोक, इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज CO2 जो है वो उसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर अवर एटमॉस्फेयर। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जिस कंपोजिशन में एयर्स प्रेजेंट हैं वो बैलेंस रहे, उतने ही अमाउंट में रहे तो हमारे लिए बेटर है। लेकिन अगर ये अनबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट अब इससे क्या होगा, अगर ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ये सारी फैक्ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हैं, स्मोक रिलीज कर रही हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो इट विल अफेक्ट द अर्थ। सो देखिए हमारी एयर तो पोल्यूट होगी साथ में, और वो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को भी अफेक्ट करेगी। अब कैसे अफेक्ट करेगी ये देखते हैं, चलिए। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब एक क्विकली फैक्ट वाली बात जान लेते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो इतने सारे पढ़ रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा आपको एनर्जाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए, by trapping the heat radiates from the earth, greenhouse effect मतलब it is a gas which is not good for the atmosphere। और ये सारी एक्टिविटीज के कारण अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, जिसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, इट विल अफेक्ट द ट्रैपिंग, मतलब कि अर्थ में क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर है मेंटेन्ड है वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और हमारी अर्थ में क्या हो जाएगी, हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसी ही कोई केस स्टडी आपको यहाँ पे दी हुई है। इस टाइप की वार्निंग, इस टाइप के न्यूज़ हमेशा आती रहती हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसी में से कुछ न्यूज़ आपको यहाँ दी हुई है, और कहीं ना कहीं इट इज़ क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब हीट हो रही है, पूरा जो ग्लोब है, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। सो इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। एंड विदाउट द अर्थ इट वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव। However, when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. तो क्या होगा जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, और हीट से क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब ना व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, अर्थ जो है ना, अर्थ की सरफेस पे जो ये ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का, ये प्रोटेक्ट तो कर रही है हमें किससे, सनरेज से, बहुत जो हार्मफुल सनरेज हैं उनसे। तो ये सनरेज अगर ये वो कवरेज नहीं रहेगा, अगर हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो वो कवरेज जो है उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते जाएंगे, और फिर डायरेक्ट सनरेज कहाँ आते जाएगी, अर्थ की सरफेस पे आती जाएगी, जिससे क्या होगा, पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा ग्लोब क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एंड दैट विल नॉट सपोर्ट द सर्वाइवल इन द अर्थ। सो दैट्स वाई इट विल क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग। इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उससे क्या होगा, स्नो एंड कोल्डेस्ट पार्ट, जो देखिए हमें पता है अर्थ में कितने % वाटर है, अप्रॉक्स मान लेते हैं 70, मतलब 71% है, तो वो 71% जो है वो हमने ऑलरेडी देखा था कि उसमें से बहुत मैक्सिमम अमाउंट जो है वो फ्रीज्ड फॉर्म में है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो स्नो जो कि फ्रीज्ड है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, और हमारी पूरी अर्थ की सरफेस किससे कवर हो जाएगी, वाटर वाटर वाटर। लैंड वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओनली वाटर आ जाएगा। सो एज अ रिजल्ट सी लेवल राइजेस, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हमारे जो
कोस्टल एरियाज हैं जो कि सी से कनेक्टेड हैं, उन एरियाज में क्या आने लगेगा, फ्लड होने लगेगा, फ्लडेड हो जाएंगे वो एरियाज। देयर में बी ए ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट में बहुत जल्दी क्विकली चेंज आएगा एंड दैट विल नॉट गुड फॉर द सर्वाइवल एंड इट विल लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ लॉन्ग रन। और धीरे धीरे ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ के कारण धीरे धीरे ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये क्या हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक और फैक्ट वाली बात जानते हैं, देखिए व्हेन द एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम लाइटर। देखिए जब हम एयर को हीट करते हैं, मतलब हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर जब आप किसी चीज़ कंटेनर में स्टोर करते हैं तो उसका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन आप उसको में हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको बॉईल करते हैं, तो वो क्या होते जाता है, धीरे धीरे लाइट होते जाता है। सो ऐसे ही एयर जैसी होती है, जैसी ऊपर जाती है सरफेस में, ऊपर मूव करते हैं तो एयर क्या होता है, एयर का वेट क्या हो जाता है, लाइट होने लगता है जैसे हम ऊपर जाते हैं। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, जो हीटेड एयर होती है ना, गर्म हवा जो होती है वो लाइट होती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। इसलिए हमें ये पिक्चर यहाँ पे देखना है ना, हॉट एयर बैलून का। हॉट एयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो लाइट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट। यहाँ पे हीट के कारण एयर क्या होती जाती है, लाइट हो जाती है, और लाइट होती है तो क्या करते हैं, वी फ्लाई। इसलिए ये हॉट एयर बैलून इज एबल टू फ्लाई। दैट इज वाई टेंड्स टू सिंक डाउन when hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill the gap. That this is how air सर्कुलेशन टेक प्लेस। तो क्या होता है, जो हॉट एयर है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जाती है, कोल्ड में, और कोल्ड किस में होती है, हॉट, और ये सर्कुलेशन हमेशा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है, अभी हम इतनी देर से एटमॉस्फेयर की बात कर रही थी, तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो एयर प्रेजेंट है ये डिफरेंट लेयर्स पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमने पूरे जो एयर का स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। सो दिस इज द पिक्चर शोइंग डिफरेंट लेयर्स। तो सबसे पहले अर्थ से, जो डायरेक्ट अर्थ की सरफेस से कनेक्टेड लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अभी आप सिर्फ टर्म्स जान लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे एक एक टर्म को डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो our first layer is troposphere, मतलब अर्थ की सरफेस से जो कनेक्टेड डायरेक्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जल्दी से 5 लेयर्स जो है उनको जल्दी से एक बार रिकैप कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So these are the 5 layers. अब इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि एग्जैक्टली ये टर्म्स हैं क्या क्या पे। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ना, इनके थ्रू हम समझते हैं यहाँ पे कि किस लेयर में कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं। आपके जो एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और हॉट एयर बैलून्स होते हैं, ये कहाँ पे किस लेयर तक सिर्फ चल सकते हैं, ओनली टिल द ट्रोपोस्फेयर। अब उसके बाद कुछ एस्टेरॉइड, जो कि हमने लास्ट 6th क्लास में हमारे चैप्टर 1 में पढ़े थे, वो एस्टेरॉइड कहाँ तक आते हैं, स्ट्राटोस्फेयर तक आते हैं। और उसके अलावा जो हम अर्थ से कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो स्पेस के बाहर जाते हैं, तो कौन सी लेयर पे जाते हैं, मीसोस्फेयर में, मीसोस्फेयर वाली लेयर पे जाते हैं। और उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर, जहाँ पे कि हम स्पेस में रॉकेट को लॉन्च करते हैं। इस टाइप की सैटेलाइट्स कहाँ मूव करती हैं, डायरेक्ट एक्सोस्फेयर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की। सो दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर हमारे लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर। इसका जो हाइट है, मतलब कि ये अर्थ की सरफेस से, अर्थ ये है, अर्थ की सरफेस से किस हाइट तक, ये अर्थ है यहाँ पे मान लीजिए किस हाइट तक एक्सपेंडेड है, तो दिस इज 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है ये ट्रोपोस्फेयर। अब जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ना, मतलब ऑक्सीजन जो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर भी कहाँ प्रेजेंट होती है, इसी ये जो एयर होती है ये भी इसी लेयर में प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन, दैट वी इनहेल। ऑलमोस्ट वेदर फेनोमेना लाइक rainfall,
फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। तो ज़्यादातर जो हमारे फिनोमेना होते हैं कौन कौन से, जैसे कि वेदर से रिलेटेड जो भी होते हैं, जैसे रेनफॉल होती है, फॉग मतलब स्नोफॉल होती है, हेलस्टॉर्म्स मतलब छोटे छोटे ओले जो गिरते हैं, ये सब कहाँ पे कौन सी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, इस लेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होने वाली जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, देखिए दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ क्लाउड्स। जो हमारे सारे क्लाउड्स बनते हैं ना वाटर साइकिल की प्रोसेस से जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है वो कौन सी लेयर में होता है, वो तो फर्स्ट लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर में होता है। उसके ऊपर जो लेयर है वहाँ पे क्या, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और ये कंडीशन को यहाँ पे हम एरोप्लेन्स भी फ्लाई कर सकते हैं, मतलब इस लेयर तक भी एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब यहाँ पे एक और प्रेजेंट होती है गैस, दैट इज ओजोन गैस प्रेजेंट होती है, जो कि इसे हम ओजोन लेयर भी बोलते हैं, जो कि हार्मफुल रेज से हमें यही प्रोटेक्ट कर देती है। यहाँ से ही सारी हार्मफुल रेज क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। वी हैव जस्ट लर्न दैट हाउ इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। तो यही वो लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या करती है, हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट लेयर पे बात करते हैं, दैट इज मीसोस्फेयर। तो ये तो थर्ड लेयर तो है, ये तो हमें पता ही है। कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो थर्ड लेयर है, इसकी हाइट कितनी है, जैसे जैसे हम आगे हाइट पे बढ़ते हैं ना, इनकी हाइट इंक्रीज होते जाती है। तो इसकी हमने देखी थी 50 है और ये एक्सटेंडेड है 80 किलोमीटर तक। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ज़्यादा कुछ आपके लिए जानने के नहीं है। अब ये जो मीटेरॉइड्स या एस्टेरॉइड्स आते हैं हमारे अर्थ की तरफ स्पेस से, वो कहाँ बर्न हो जाते हैं, मीसोस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, यहीं तक पहुँचते हैं और यहाँ की हीट के कारण ये यहाँ पे बर्न होके बर्स्ट हो जाते हैं, अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुँच पाते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे बात करते हैं हमारी फोर्थ लेयर, दैट इज थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर का मतलब क्या है, हमारी जो फोर्थ लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। इट टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसी जैसी हम हाइट पे पहुंचते हैं, मतलब हमारी सरफेस से आगे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं, क्या होता है, हाइट जैसी इंक्रीज होती है, जो हीट है वो भी, टेम्परेचर जो है वो भी हाई होते जाता है। क्यों, क्योंकि सनराइज अब एज कम्पेयर टू दिस लेयर यहाँ से ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा हीट होगी। इट एक्सटेंड्स, थर्मोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, मतलब सॉरी आइनोस्फेयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, मतलब कि हम फोन के थ्रू एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट होते हैं, रेडियो के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो इसकी सारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो सारी रेज होती हैं, वो कौन सी लेयर्स के थ्रू हमें कनेक्ट करती हैं, दैट इज थर्मोस्फेयर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब इसकी हाइट कितनी है, देखिए भाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक की हाइट ये कवर करता है। कौन सी लेयर, मीसोस्फेयर। इनफैक्ट रेडियो वेव्स जो होती है ना, वो भी कहाँ से ट्रांसमिट होती है, यहाँ से ट्रांसमिट होके वापस इस लेयर पर आती हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं फटाफट। लास्ट हमारी लेयर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हम अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं। ये डायरेक्टली स्पेस में होती है। ये बहुत ही थिन लेयर है, मतलब बाकी लेयर्स की कंपैरिजन में सबसे थिन लेयर है एयर की। यहाँ पे 2 मेन गैसेस प्रेजेंट होती है, जो कि है हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो कि अगेन सन भी इन्हीं 2 गैसेस से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट भी होती है, जो कि फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर, यहाँ से धीरे धीरे फ्लोट कर रही होती है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं। बट दिस वॉज अबाउट द डिफरेंट 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इंट्रोडक्शन में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे एयर का डिविजन हुआ है डिफरेंट लेयर्स में। अब इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ शिक्षा एजुकेशन में। जल्दी से आपको नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। सो अगर आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।